सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब के ही जन्म दिवस के अवसर पर यानी कि 14 अप्रैल 1947 का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं, जिसमें बाबा साहब के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उन्हें ये घोषणा करनी पड़ी कि हम अगर हमारे 6 करोड़ अस्पृश्यों के साथ किसी तरह का अन्याय होता है, उनके अधिकारों की बात नहीं मानी जाती है, तो हम संविधान समिति से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा भी बाबा साहब कहते हैं। लेकिन जब बाबा साहब के समक्ष एक प्रश्न आता है, चूंकि अंग्रेजों ने 14 अप्रैल 1947 में, उससे पहले अंग्रेज घोषणा कर चुके थे कि आगामी जून 1948 को वो भारत देश छोड़ देंगे, यानी कि भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्थितियां पैदा हुई, उस संबंध में आज का जो बाबा साहब का स्पीच है निश्चित रूप से क्रांतिकारी साबित होगा। बाबा साहब के समक्ष कौन सी ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिसकी वजह से बाबा साहब को ये कहना पड़ा कि वो संविधान समिति से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही साथ बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से ये नहीं चाहते हैं कि भारत आज़ाद ना हो। लेकिन भारत के आज़ाद होने से पहले बाबा साहब ने कुछ शर्तें, कुछ उम्मीदें जताई हैं। वो क्या उम्मीदें हैं, क्या शर्तें हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। इसी क्रांतिकारी विचार के साथ, मोटिवेशनल विचार के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से, देश भारत से। विषय: देश की आज़ादी के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना मेरी नीति नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, खंड 40, पृष्ठ संख्या 56 से 58 तक। दिनांक 14 अप्रैल 1947 के दिन माननीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 55वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुसंख्यक अस्पृश्यों ने चमक दमक के साथ डॉक्टर बाबा साहब का सार्वजनिक सम्मान किया। इस अवसर पर दलित वर्ग को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अखिल भारत की दलित जनता को अपनी विकृत स्थिति के बारे में एहसास होने के कारण अब वह अपने जीवन को परिपूर्णता की दिशा में ले जाने के लिए संगठित होकर चल पड़ी है। अब उसका भविष्य उज्जवल बनेगा, ये सोचकर मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। उस दिन 22 राय को मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, आपने अगर मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं आपसे मिलने आता ही नहीं। अंग्रेजों के पीछे भागते फिरने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। किसी जमाने में दलित समाज के सुख संवर्धन की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने खुद अपने कंधों पर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अंग्रेज अपनी बात को सच कर दिखाएंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, इसकी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन हमें संविधान में जो रियायतें चाहिए थी उनके बारे में बिना कुछ किए ही वे जा रहे हैं। उनका ये बर्ताव सही है या नहीं, इसका फैसला वे खुद ही करें। अस्पृश्यों की हित रक्षा की कुछ व्यवस्था करने की जरूरत के बारे में मैंने उन्हें 100 बार बताया था। अंग्रेज अगर ये काम नहीं भी करते तो 6 करोड़ अस्पृश्यों का उज्जवल भविष्य होने का मुझे पूरा यकीन होने की बात भी मैंने उनसे कही थी। मजदूर सरकार हमारे न्याय अधिकार अगर हमें नहीं भी दे, 6 करोड़ की जनसंख्या वाला अस्पृश्य वर्ग किसी प्रकार के सहयोग या ताकत की परवाह किए बगैर भी मनचाहा प्राप्त कर ही लेगा। इस बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि जागरूकता और संगठन के अभाव में अब तक दूसरों का वर्चस्व सहते आए, लेकिन अब वह समय लद गया। अब हमें नवशक्ति का संचार हुआ है, भारत का हर व्यक्ति ये जानता है। इसीलिए वर्तमान पार्टी और लीग अपनी अपनी तरफ से हमारा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
इसकी एक ही वजह है फौलादी संगठन। 1948 के जून महीने में भारत छोड़ने की अंग्रेजों की घोषणा के कारण हमारी स्थिति और ही मुश्किल हो गई है। इसका ख्याल आते ही इस बात की कल्पना भी नहीं की जाती कि हमारा आगे क्या होगा। स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं अंग्रेजों को यहीं रहना पड़े। हमारे संविधान के तहत सुरक्षा की मांग अंग्रेजों की घोषणा के बाद पीछे छूट गई, भले जैसे लग रहा हो, लेकिन हमें अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर अपनी राजनीतिक अधिकार लेने में और उन्हें स्थापित करने में हमें जरूर सफलता मिलेगी। इस बारे में आप यकीन रखें। जब यहाँ पर अंग्रेजों की घोषणा होती है कि जून 1948 में भारत देश को छोड़ देंगे, तो ये स्थितियाँ क्रिएट हो गई कि बाबा साहब उम्मीद लगाए बैठे थे कि अंग्रेज अस्पृश्यों को अधिकार संपन्न बनाकर जाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान निर्माण होने से पहले ही उन्होंने भारत छोड़ने का जो फैसला लिया, इससे ये स्थितियां उत्पन्न हुई। उसी का जिक्र और उसी का विश्लेषण बाबा साहब यहाँ पर कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि मौलिक अधिकार नियामक कमेटी में हमें काफ़ी सफलता मिली है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मेरा बनाया मसौदा कमेटी को प्रस्तुत किया, वह स्वीकार किया गया है। केवल राज्य के कामकाज और नौकरी में श्रेणियां बनाने के सवाल पर थोड़ा विवाद हुआ। श्रेणियों का भेद टालने के कुछ उपाय मैंने सुझाए, उसमें भी मुझे सफलता मिलने के आसार लगते हैं। ऐसा हुआ तो कानून मंडल और कार्यकारी मंडल में हमें खूब सुरक्षा मिलेगी। खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आम दलित जनता जिससे सहमत नहीं, ऐसा मसौदा अल्पसंख्यक उप कमेटी के 2 अस्पृश्य सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। उनमें से एक ने मांग की है संयुक्त मतदाता संघ की। और जब ऐसी बात कहते हैं तो यहां पर सेम की आवाज आती है। दूसरे ने इससे आगे बढ़कर संयुक्त मतदाता संघ में विभाजक मतदाता पद्धति की मांग की। फिर यहां पर सेम की आवाजें आम जनता की ओर, जो इस समय बाबा साहब के स्पीच को सुन रहे हैं श्रोता लोग, उनकी तरफ से आती हैं। इस बारे में मुझे उम्मीद है कि उप कमेटी के अन्य अल्पसंख्यक जमातों का मुझे सहयोग मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि भले 2 सदस्यों ने यहां पर अस्पृश्य समाज के उत्थान के विपरीत मांग उठाई है, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं उनसे हमें सहयोग मिलेगा, ऐसा बाबा साहब उम्मीद जताते हैं। कहते हैं कमेटी इन समस्याओं का निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी या इस मामले पर सुलह की बात चलाएगी, इसका मुझे सही अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर वे बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तो संविधान समिति से मैं अपना संबंध तोड़ लूंगा। बाबा साहब यहां पर इस बात को कहते हैं और जोरदार तालियां यहां पर होती हैं। यानी कि बाबा साहब किसी भी कीमत पर अस्पृश्यों, बहुजनों के हित वाली जो बातें हैं, जो अधिकार हैं, जो उन अधिकारों के खिलाफ नहीं जाना चाहते, किसी भी कीमत पर, क्यों ना उन्हें इस्तीफा देना पड़े। क्योंकि बाबा साहब इस बात पर बिलीव करते हैं कि अगर संगठन बनाकर वो संगठित रहेंगे, समाज को संगठित कर लेंगे, तो अधिकार तो मिल ही जाएंगे। क्योंकि संघर्ष और संगठन में वो ताकत होती है जिसे अधिकार छीने भी जाते हैं। इसीलिए वो इस आत्मविश्वास से लबरेज होकर इस बात को कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें अधिकार नहीं मिलते हैं, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो हम निर्णय ऐसा लेंगे कि संविधान समिति से मैं संबंध तोड़ लूंगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। समाज का यहाँ पर जोरदार समर्थन मिलता है तालियों के माध्यम से। बाबा साहब कहते हैं कि फिर क्या करना है हम तय करेंगे। राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपना दोगुना कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी है। पहला अपने लोगों के प्रति और दूसरा अपने देश के प्रति। हम सब चाहते हैं कि भारत आजाद हो। इस बात को यहां पर हमें कोट करना होगा, ध्यान देना होगा कि बाबा साहब 2 बातों को बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमें अपने लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति चिंतित हैं, उतना ही अपने देश के प्रति भी हम चिंतित हैं। हम सब चाहते हैं कि भारत आजाद हो। मुझे इस बात का एहसास है कि मंत्री योजना में हमारी उपेक्षा की गई है।
लेकिन इस कारण हमें देश की आज़ादी की राह में रोड़े नहीं अटकाने हैं। भारत को सहजता से आज़ादी पाने की कोशिश करना आसान होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि भारत आज़ाद हो और आज़ाद होने की जो कोशिश है वो आसान होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। हम किसी तरह का रोड़े नहीं अटकाएंगे भारत को आज़ाद होने में। इसी भावना और एहसास के साथ मैंने आज तक कई भाषण किए हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करते हुए अगर 6 करोड़ अस्पृश्यों को संरक्षण नहीं दिया गया और अस्पृश्यों की इच्छा के अनुसार रियायतें देने के लिए वर्तमान पार्टी ने हमारी अपनी रजामंदी नहीं दर्शाई, तो संविधान समिति से निकलने के मेरे द्वारा उठाए गए कदम के लिए कोई मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। 296 सदस्यों की संविधान समिति में मैं केवल अकेला हूं। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें असामान्य बुद्धि और विवाद की अतुलनीय सामर्थ्य ही क्यों ना हो, वह अगर अकेला हो जाए तो कुछ कर नहीं सकेगा। ये बात आप सब लोग भी ध्यान में रखिए। 211 सदस्य अगर मिलकर तय करते हैं कि किसी बात की यथार्थता को बौद्धिक या वैचारिक कसौटी पर परखे बगैर ही केवल विरोधक को मार गिराने के लिए ही विरोध करना है, तब अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? आखिर में बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि सबकी सद्बुद्धि जागृत होकर उन्हें इन बातों का एहसास होगा और खुद को जो प्राप्त करना है वह प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए हमें केवल संगठन की जरूरत है। अपनी लगातार कोशिश से हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे वे केवल एक निश्चित समय अवधि के लिए ही होंगे। ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। यहां फिर हम इस बात को रिपीट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं इसके लिए हमें केवल संगठन की जरूरत है। अपनी लगातार कोशिश से हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, राजनीतिक अधिकार, वे केवल एक निश्चित समय अवधि के लिए ही होंगे। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। राजनीतिक अधिकार की समय अवधि की बात हो रही है। सामान्य साथियों, भारत में एक समय ऐसा आएगा जब केवल हमारे ही नहीं बल्कि सभी समाजों के आरक्षित अधिकार नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि तब उनकी जरूरत समाप्त हो जाएगी। बाबा साहब के अगर हम इस स्पीच को वर्तमान संदर्भ में देखें तो अभी भी एससी समाज बहुत ही पिछड़ा है। यहां तक कि ओबीसी समाज भी बहुत पिछड़ा है। ऐसे में यहां पर जो प्रतिनिधित्व, जो अधिकार इस समाज को मिले हैं, यदि वर्तमान में समाप्त हो जाते हैं तो बहुत ही बड़ी गर्त में यह समाज पुनः चला जाएगा। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। ये अभी सही समय नहीं है कि जब अधिकारों को नष्ट किया जाए। लेकिन सम्मानित साथियों, निजीकरण जैसी जो समस्या है हमारे देश के सामने, इससे आप सभी वाकिफ हैं। इसको भी हमें दिमाग में रखना होगा। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जब जब विषम परिस्थितियां आएंगी, संगठन ही काम आएगा, संगठन शक्ति ही काम आएगी। इसलिए हमें और अधिक संगठित होने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं जब ये होगा तब हमें अपने संगठन शक्ति और एकता के बल पर निर्भर करना होगा। इसीलिए अभेद संगठन निर्माण करने का निश्चय पक्का करें। अभेद संगठन निर्माण यानी हमारा ऐसा संगठन शक्ति हो कि उसको कोई भेद ना सके, कोई तोड़ ना सके। आगे बाबा साहब कहते हैं कि आपकी उन्नति कष्ट और परेशानियां सहने में ही है। इसलिए विपत्तियां आने पर धीरज ना खोएं। यानी कि वर्तमान में आपको लगता हो कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट हैं, तो हमें धीरज बनाए रखना होगा। उसी से आप में दिव्य तेज पैदा होगा। यही एकमात्र संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ गांवों में दलितों पर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों के कारण आप अपनी हिम्मत ना हारें। पूरी तरह संगठित होने के निश्चय से प्रेरित होकर नई उमंग के साथ
खुशी खुशी और पूरे उत्साह के साथ निरंतर कार्य करने की राह पर आगे बढ़ेंगे तो इस देश के किसी भी तरह के दुख दर्द से आपको डर नहीं लगेगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश इसी बड़ी, यूं कहें कि बड़ी बात कहकर बाबा साहब यहाँ पर क्रांतिकारी बात कहकर और समाज को एक दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि अगर आप निरंतर कार्य करेंगे, निरंतर कार्य करते हुए राह पर आगे बढ़ेंगे तो इस देश में किसी भी तरह के दुख दर्द से आपको डर नहीं लगेगा। बता दें कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की इस समय आवाज का बीबी स्त्री के द्वारा सारनाथ वाराणसी, जो कि रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर में स्थित है, 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी BBIC निर्माणाधीन है, जिसका SBI अकाउंट IFSC कोड आपके सामने है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी इतिहास में नाम दर्ज हो तो आप भी धर्मदान कर सकते हैं। मैं आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर जितारिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।